बच्चों, अब तक हमने अर्थशास्त्र के अंतर्गत जिन बातों का अध्ययन किया वे सभी व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते थे। हमने प्रारंभ में देखा था कि अर्थशास्त्र को अध्ययन के दृष्टिकोण से हम दो भागों में बांटते हैं, व्यष्टिगत अर्थशास्त्र और समष्टिगत अर्थशास्त्र। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम आर्थिक तत्वों की बहुत छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं। जैसे हमने व्यक्तिगत रूप से मांग, पूर्ति, कीमत तत्वों का अध्ययन किया, या वहां हमने प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति इकाई के रूप में हमने उसका अध्ययन किया। लेकिन जब हम समष्टिगत अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो इन्हीं आर्थिक तत्वों का अध्ययन हम समग्र यानी कि समूह के रूप में करते हैं। तो अब हम जानेंगे कि क्या है समष्टिगत अर्थशास्त्र। जब हम समष्टिगत अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो यहाँ हम सबसे पहले हमारे मन में जो धारणा बनती है वो एक व्यक्तिगत इकाई की ना बन के पूरे की पूरे समूह के बारे में बनती है। अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे थे तो हम प्रति व्यक्ति आय से आगे बढ़कर राष्ट्रीय आय की बात करेंगे। तो यहाँ पर व्यक्तिगत से अब हम समष्टि में यानी कि समूह में पहुंच जाएंगे। इसी तरह अगर हम समष्टिगत अर्थशास्त्र की बात करें तो हम यहाँ पर पूर्ण रोजगार यानी कि देश में रोजगार की क्या स्थिति है, ये हम एक किसी क्षेत्र के रूप में नहीं देखेंगे, क्षेत्र विशेष पर हम अध्ययन ना करके पूरे देश में रोजगार की क्या स्थिति है इस पर अध्ययन करेंगे। उसी तरह एक उदाहरण स्वरूप हम यहाँ पर आय के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि हम प्रति व्यक्ति आय या किसी परिवार की एक सीमित आय या सीमित क्षेत्र की आय के बारे में अध्ययन ना करके समग्र का यानी कि हम राष्ट्रीय आय की बात यहाँ पर करेंगे। आगे के अध्याय में देखेंगे हम कि राष्ट्रीय आय क्या है, इसकी कैलकुलेशन किस प्रकार की जाती है। राष्ट्रीय आय में अलग अलग जो हिस्से होते हैं जहां से वो कैलकुलेट होकर पूरी आय बनती है, कैसे कैसे उसके फॉर्मूले होते हैं, इन सब चीज़ों की कैलकुलेशन हम समग्र दृष्टिकोण में हम इसका अध्ययन करेंगे। वैसे ही हम यहाँ पर देखेंगे कि मौद्रिक नीतियाँ क्या हैं, मुद्रा से संबंधित जो नीतियां हैं, बैंकिंग की जो व्यवस्थाएं हैं, वित्तीय संस्थाओं की जो कार्य योजनाएं हैं, क्योंकि इनका अपने आप में काफी बड़ा स्वरूप है, काफी विस्तृत क्षेत्र है, इसलिए हम इनका अध्ययन समष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत करेंगे। पिछले अध्यायों में आर्थिक नियोजन के बारे में हमने देखा था, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हमने देखा था। तो ये जो वृहद पैमाने की योजनाएं होती है, जो आर्थिक नियोजन की हम बात करते हैं, इसको जब हम संपूर्ण राष्ट्र की योजनाओं से जोड़ते हैं, एक बड़े पैमाने पर जब ले जाकर हम इसका अध्ययन करते हैं, तो कहीं ना कहीं अध्ययन का ये पहलू समष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। तो समष्टिगत अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो कैसे ये धारणा विकसित हुई, क्या सिर्फ अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र के अंतर्गत सभी आर्थिक पहलुओं का अध्ययन कर लेना इतना पर्याप्त नहीं था? क्यों जरूरत पड़ी इसे व्यष्टिगत और समष्टिगत में अलग अलग करने की? इस पे एक नजर डालें तो हम देखते हैं कि मंदी काल के दौरान 1929 से 1932 का जो विश्वव्यापी मंदी काल था, उस दौरान प्रोफेसर कीन्स के मन में ये विचार आया, ये धारणा आई कि अब हमको जो ये मंदी है इससे उभरने के लिए कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र के एक व्यापक स्वरूप यानी समष्टिगत अर्थशास्त्र जैसी कोई बात यहाँ पर लाई जानी चाहिए। और इन जिस चीज़ों का हम अध्ययन कर रहे हैं या जिन आर्थिक पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं इस विश्वव्यापी मंदी से उभरने के लिए, कहीं ना कहीं उसका स्वरूप थोड़ा सा वृहद, थोड़ा सा व्यापक या विस्तृत होना चाहिए। तो यहाँ पर समष्टिगत अर्थशास्त्र का प्रादुर्भाव हुआ। अब केवल प्रोफेसर कीन से नहीं, ऐसे बहुत से अर्थशास्त्री जैसे प्रोफेसर फिशर, प्रोफेसर वॉर्लस, प्रोफेसर विक्लेस, ऐसे बहुत से अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने कीन्स की इन बातों का समर्थन किया। सभी ने ये माना कि कहीं ना कहीं अब इस मंदी से उभरने के लिए थोड़े से व्यापक दृष्टिकोण की जरूरत है और अब समष्टिगत अर्थशास्त्र को अध्ययन के रूप में यहाँ पर अपनाया जाना चाहिए। आइए कुछ विद्वानों की परिभाषा के द्वारा समष्टिगत अर्थशास्त्र को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं किया जाता है, अपितु इन मात्राओं के योग का अध्ययन किया जाता है। इसका संबंध व्यक्तिगत आय से नहीं बल्कि राष्ट्रीय आय से होता है।
व्यक्तिगत कीमतों से नहीं बल्कि सामान्य कीमत स्तर से होता है तथा व्यक्तिगत उत्पादन से नहीं बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन से होता है। प्रोफेसर चैम्बरलेन के शब्दों में समष्टि अर्थशास्त्र कुल संबंधों की व्याख्या करता है। प्रोफेसर शुल्च के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय का अध्ययन करना है। तो आपने देखा कि लगभग सभी अर्थशास्त्रियों ने माना है कि कहीं ना कहीं आर्थिक तत्वों के या आर्थिक पहलुओं के एक विस्तृत अध्ययन की या विस्तृत विश्लेषण की जरूरत पड़ी और अब केवल औसत या व्यक्तिगत इकाइयों से काम नहीं चलने वाला था, समग्र का अध्ययन करना बहुत जरूरी हो गया था, एक व्यापक विश्लेषण करना बहुत जरूरी हो गया था। इसलिए समष्टिगत अर्थशास्त्र की अवधारणा को विकसित किया जाना जरूरी था। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि समष्टिगत अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या होगा, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से आर्थिक तत्व जो है वो इसके अंतर्गत शामिल किए जाएं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले इसके क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया राष्ट्रीय आय के सिद्धांत को। अब यहाँ अगर हम राष्ट्रीय आय के सिद्धांतों की बात करें तो क्योंकि अगर हम अर्थव्यवस्था में देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है वो राष्ट्रीय आय है। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय के द्वारा ही हम निश्चित कर पाते हैं कि वो देश अब कितना विकसित हो रहा है या विकासशील है या पिछले कुछ वर्षों की तुलना में अब उसकी क्या स्थिति है। ये सारी चीजें जो है वो हम राष्ट्रीय आय के कैलकुलेशन के द्वारा ही निश्चित कर पाते हैं। तो क्योंकि ये एक बहुत व्यापक, बहुत बृहद दृष्टिकोण है, तो इसका जो सिद्धांत है, राष्ट्रीय आय का जो सिद्धांत है, वो भी समष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत शामिल किया गया। दूसरी अगर हम बात करें तो रोजगार के सिद्धांत की। अब क्योंकि राष्ट्रीय आय की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आय को हमको रोजगार से जोड़ना ही पड़ता है, जहां रोजगार है वहीं पर आय होगी। तो क्योंकि दोनों ही पहलू अपने आप में जुड़े हुए हैं, तो जब हम रोजगार के, जब हम राष्ट्रीय आय के सिद्धांत को जब हम समग्र या समष्टि अर्थशास्त्र में शामिल करेंगे तो हमको रोजगार के सिद्धांत को भी उसके अंतर्गत ले जाना होगा, क्योंकि आय का जो मुख्य पहलू है या मुख्य स्रोत हम जो बोल सकते हैं वो रोजगार है। तो यहाँ रोजगार के अंतर्गत, रोजगार के सिद्धांत के अंतर्गत कुछ ऐसे बिंदुओं को शामिल किया गया जो वास्तव में रोजगार के निर्धारक तत्व हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि प्रभावपूर्ण मांग या पूर्ति, जिसके बारे में हमने पिछले अध्यायों में काफी विस्तार से अध्ययन किया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ फिर से उसके बारे में चर्चा न की जाए तो ठीक होगा। तो आय और मांग और पूर्ति के साथ साथ यहाँ हम कुल निवेश, कुल बचत, इन सारी चीजों को भी, इन सारे बिंदुओं को भी रोजगार के सिद्धांत के अंतर्गत हमने शामिल किया। साथ ही जो तीसरा बिंदु था उसमें ये माना गया कि मुद्रा का जो सिद्धांत है, मुद्रा के सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर मुद्रा के कार्य, आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या कार्य हैं, कहाँ से आती है, कौन से संबंधित स्थान है इसके। जैसे हम बैंकों का एक विस्तृत अध्ययन करेंगे, किस किस तरह के बैंक होते हैं देश में, क्या क्या उनका कार्य होता है, कैसे उनकी कार्य प्रणाली होती है। बिल्कुल इसी तरह जो वित्तीय संस्थाएं हैं, ऋण से संबंधित, ऋण लेने देने से संबंधित जो संस्थाएं हैं, तो वो सारी जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनके बारे में जो अध्ययन है, इन सभी अध्ययनों को यहाँ पर ही माना गया क्योंकि इतने विस्तृत और व्यापक रूप से इनका अध्ययन किया जाता है कि इनको समष्टिगत अर्थशास्त्र में शामिल किया जाना जरूरी है। तो इसलिए मुद्रा का जो सिद्धांत है उसे समष्टिगत अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया। अब अगर हम बात करें अगले बिंदु की, तो हम देखते हैं कि सामान्य कीमत स्तर का जो सिद्धांत है, कीमत के बारे में आप सुनते रहते हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपए जो है वो कमजोर हो गया, मजबूत हो गया। हमने यूक्रेन और रसिया की युद्ध के दौरान भी सुना कि रूबेल जो रूस की करेंसी थी उसमें गिरावट आई। तो ये जो चीजें होती है ये कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति, मुद्रा के सिद्धांतों के अंतर्गत आती हैं। तो क्योंकि इनका अपने आप में काफी व्यापक और विस्तृत क्षेत्र है, बड़े पैमाने पे इनका अध्ययन किया जाना काफी जरूरी होता है। यही कारण है कि इस बिंदु को भी, मुद्रा के सिद्धांत को भी समष्टिगत अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। साथ ही हमने यहाँ पर जो एक और बिंदु देखा जो कि समष्टिगत अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया, वो है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास की जब हम बात करते हैं तो
अपने आप में एक बहुत बड़े क्षेत्र की जो अवधारणा है वो हमारे दिमाग में बन जाती है। आर्थिक विकास की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि रोजगार की क्या स्थिति है, शिक्षा की क्या स्थिति है, लोगों को जो उद्योग धंधे जो स्थापित हो रहे हैं देश में उनकी क्या स्थिति है, क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीजें, ये सभी पहलू ऐसे हैं जो कुल मिलाकर आर्थिक विकास के एक सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। तो अपने आप में आर्थिक विकास भी काफी बड़ा क्षेत्र है। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसका अध्ययन कर पाना कहीं ना कहीं असंभव सा प्रतीत होता है। तो यही कारण है कि आर्थिक विकास को भी समष्टिगत अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया। तो कुल मिलाकर ऐसे सभी अध्ययन के विषय वस्तुएं या अर्थव्यवस्था से संबंधित उन सभी तत्वों का जिनका विश्लेषण काफी विस्तृत, काफी व्यापक और अध्ययन के दृष्टिकोण से काफी बृहद था, उन सभी तत्वों को, उन सभी आर्थिक तत्वों को समष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत या समष्टिगत अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया। अब अगर हम बात करें समष्टिगत अर्थशास्त्र की विशेषताओं की, हमने अब तक इसके अर्थ और क्षेत्र के अंतर्गत देखा कि कितने विस्तृत पैमाने पर कितने बहुत सारी चीज़ों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि इसकी अपनी कुछ विशेषताएं भी होंगी। विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहला इसमें पॉइंट जो निकल कर आता है वो है कि विस्तृत दृष्टिकोण। चाहे हम आय की बात करें या हम रोजगार की बात करें या हम कीमत निर्धारण की बात करें, बाजार, उद्योग, उत्पादन, सभी क्षेत्रों में समष्टिगत अर्थशास्त्र का जब हम प्रयोग करते हैं तो ये एक निश्चित या सीमित स्तर या एक छोटे से स्तर तक, व्यक्तिगत स्तर तक सीमित ना होकर काफी बड़े क्षेत्र को अपने आप में ये कवर करता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि समष्टिगत अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र होता है वो बृहद विस्तृत दृष्टिकोण को अपनाता है। दूसरी बात हम देखते हैं इसकी विशेषता की, दूसरी जो विशेषता है वो है विस्तृत विश्लेषण। चाहे हम राजस्व की बात करें कि सरकार के पास पैसा कहां से आया, कहां पे खर्च हुआ, मौद्रिक नीतियों की बात करें, योजनाओं की बात करें या आर्थिक नियोजन की बात करें, यहाँ पर हर चीज के विश्लेषण का जो दृष्टिकोण होता है वो काफी विस्तृत होता है। हम इसको बहुत ज्यादा इसका विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। तो क्योंकि ये सारी चीजें समष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती है तो इनका विश्लेषण जो होता है वो काफी व्यापक स्तर पर होता है। वैसे इसकी एक विशेषता हम ये देखते हैं कि पारस्परिक निर्भरता को भी बताता है। जैसे हमने अगर विकास की योजनाएं देखी या हमने रोजगार पर अध्ययन किया तो हम ये जो यहाँ पर अध्ययन के जो रिजल्ट निकल कर आते हैं उनकी हम तुलना भी करते हैं एक दूसरे से कि गत वर्ष के क्या रिजल्ट थे और इस वर्ष के क्या रिजल्ट है, तो कहाँ पर पिछड़ रहे हैं और कहाँ पर वृद्धि हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये तुलनात्मक अध्ययन करने में भी सहायक होता है। अगले इसकी विशेषता की हम बात करें तो सामूहिक हितों पर ये जोर देता है। इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि समग्र की बात करता है, समूह की बात करता है, किसी व्यक्तिगत इकाई पर काम ना करके पूरे ग्रुप पर ये काम करता है। तो यहाँ पर ये इसकी विशेषता हम कह सकते हैं कि सामूहिक हितों की बात करता है। अगली विशेषता की हम बात करें तो हम देखते हैं कि इसमें आय और रोजगार के सिद्धांत को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आय और रोजगार का सिद्धांत, कहीं ना कहीं आय और रोजगार मिलकर ही आर्थिक विकास के पहलू बनते हैं। अगर रोजगार की स्थिति बहुत अच्छी है तो ये मान लिया जाता है कि आर्थिक विकास हो रहा है, यानी कि रोजगार की स्थिति अच्छी है, यानी कि लोगों के पास पर्याप्त आय है, प्रति व्यक्ति आय काफी अच्छी है। अगर प्रति व्यक्ति आय अच्छी है या विकसित हो रही है, उसमें वृद्धि हो रही है, तो राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हो रही है। और कहीं ना कहीं यही पहलू आपस में मिलकर आर्थिक विकास की योजनाओं को जन्म देते हैं। तो हमने यहाँ पर जिन बिंदुओं का अध्ययन किया उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये सभी बिंदु कहीं ना कहीं समष्टिगत अर्थशास्त्र को एक विशेष स्थान प्रदान कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें समष्टिगत अर्थशास्त्र के महत्व की, तो जो इसकी विशेषताएं हैं उनके आधार पर, उन बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि अपने आप में ये अर्थशास्त्र में अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से और स्वयं अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इसके महत्व में सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्य प्रणाली को समझने में सहायक होता है। हमने इसकी विशेषताओं के अंतर्गत देखा कि किस प्रकार ये आर्थिक नीतियों की या अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयों को बहुत अच्छे से
विस्तृत तरीके से विश्लेषण करके प्रस्तुत करता है। तो जब किसी चीज को ये इतने अच्छे से विस्तृत ढंग से उसका विश्लेषण करेगा तो जाहिर सी बात है कि उन तत्वों को समझना हमारे लिए सरल हो जाएगा। दूसरी हम बात करते हैं कि आर्थिक उतार चढ़ाव को बताता है। हम कंपैरिजन की बात करते हैं। आर्थिक विकास, गत वर्ष रोजगार की दर क्या थी, इस वर्ष क्या है, गत वर्ष प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय क्या थी और अब क्या है। तो जब हम इस तरह के कंपैरिजन की बात करते हैं तो हम बहुत आसानी से पता लगा लेते हैं कि आर्थिक विकास की दर अब क्या है, उतार चढ़ाव कितना आया, कितनी वृद्धि हुई, कितनी कमी आई। तो इन सब चीजों का अध्ययन भी समष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत बहुत आसानी से किया जा सकता है। तीसरे इसके महत्व की बात करें तो हम उचित मौद्रिक नीति यानी कि उचित मौद्रिक नीति के निर्धारण में भी इसका सहयोग ले सकते हैं। हम विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, उनका क्रियान्वयन करते हैं और इसी के अंतर्गत हम ये भी देखते हैं कि वो योजनाएं कितनी क्रियान्वित हुई, कितनी सफल हुई और इन विश्लेषणों के आधार पर हम भविष्य के लिए एक अच्छी या उचित मौद्रिक नीति बना पाने में सफल होते हैं। इसके महत्व की हम बात करें तो आर्थिक नियोजन कहीं भी इससे छूता नहीं रहेगा। हमने अभी मौद्रिक नीति निर्माण की बात की, ठीक उसी तरह हम अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं किसी भी तरह की योजनाओं को बनाने से पहले। तो आर्थिक नियोजन में भी जो समष्टिगत अर्थशास्त्र है वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राष्ट्रीय आय का अध्ययन करने में, अब क्योंकि राष्ट्रीय आय एक महत्वपूर्ण हिस्सा है समष्टिगत अर्थशास्त्र का और हमने देखा कि राष्ट्रीय आय का जो अध्ययन है वो समष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत बहुत व्यापक पैमाने पे बहुत व्यापक दृष्टिकोण को अपनाकर और एक बहुत व्यापक विश्लेषण के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। तो बहुत अच्छे से राष्ट्रीय आय को मापने में, उसका अध्ययन करने में और उसके आधार पर आगे की योजनाओं को बनाने में समष्टिगत अर्थशास्त्र का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अब अगर हम इनके कुछ सीमाओं की बात करें, जैसे इसके कुछ अपनी विशेषताएं हैं, कुछ महत्व है, वैसे इनकी अपनी कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ दोष भी हैं। सीमाओं की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये व्यक्तिगत इकाइयों को महत्व यहाँ पर नहीं दिया जाता। अब सिंपल सी बात है, हम व्यष्टिगत की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम समष्टि की बात कर रहे हैं। व्यष्टिगत की जब हम बात करते हैं तो वहां पर हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, लेकिन समष्टि की जब हम बात करते हैं तो वहां पर हम समग्र यानी कि समूह का अध्ययन करते हैं। तो एक इसका दोष भी कहा जा सकता है कि ये सिर्फ समूह का या समग्र का अध्ययन करता है, ये व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करता है। दूसरी इसकी सीमाओं की बात करें तो हम देखते हैं कि निष्कर्षों को व्यवहारिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि व्यक्तिगत इकाइयों में जो है वो भिन्नताएं होती हैं, लेकिन जब समग्र में हम उनका अध्ययन करते हैं तो भिन्नताएं अलग अलग पता नहीं चल पाती हैं, वो समग्र के रूप में उनकी विशेषताओं या उनका अध्ययन यहाँ पर कर लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो निष्कर्ष होते हैं, जरूरी नहीं है कि जिन जिन इकाइयों को उनमें शामिल करके अध्ययन किया गया है उन सभी इकाइयों पर वो निष्कर्ष लागू हों। तो ये एक इसके दोष या इसकी सीमाएं हम कह सकते हैं। तीसरा हम देखें तो समूह की जो इकाइयां होती है वो व्यक्तिगत इकाइयों का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। ऐसा ये भी माना जा सकता है कि जरूरी नहीं है कि जो रिजल्ट आया है वो प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई का प्रतिनिधित्व करे, कि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि व्यक्तिगत इकाइयां जो होती है वो अपने आप में उनका स्वरूप, आकार, प्रकार भिन्न भिन्न होता है। तो ऐसा हम कैसे कह सकते हैं कि समग्र का जब हमने अध्ययन किया तो समग्र का जो रिजल्ट निकला वो प्रत्येक जो व्यक्तिगत इकाइयां हैं जिनको समग्र में शामिल किया गया था उस पर लागू होगा। वास्तव में जब हमने व्यक्तिगत इकाइयों के साथ व्यष्टिगत अर्थशास्त्र का अध्ययन किया था और औसत के आधार पर जब हम इन पहलुओं का अध्ययन कर रहे थे तो वहां पर भी हमने इनकी सीमाओं का अध्ययन कुछ इसी तरह से किया था। वहां पर भी हमने माना था कि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करके आप समूह के बारे में कैसे बता सकते हैं, क्योंकि सभी व्यक्तिगत इकाइयों में अपने आप में भिन्नता होती है। तो दोनों ही चीजें यहाँ पर आती हैं कि व्यष्टिगत अर्थशास्त्र की भी एक सीमा है कि वो समूह का सही अध्ययन नहीं कर पाती और समष्टि अर्थशास्त्र की भी एक सीमा है कि वो व्यक्तिगत इकाई को सही अध्ययन नहीं कर पाती। तो यहाँ अभी हमने देखा कि इनकी सीमाएं क्या थी, क्या क्या हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत दोष हैं। व्यष्टिगत और समष्टिगत अर्थशास्त्र के बारे में हमने काफी विस्तार से जाना, लेकिन इन दोनों में कुछ अंतर भी है। आइए देखते हैं व्यष्टि और समष्टिगत अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर इस प्रकार है।
व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण समाज और उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र योग को टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया पर आधारित है। समष्टि अर्थशास्त्र योग करने की क्रिया पर आधारित है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों के निर्धारण संबंधी प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र कुल उत्पादन, कुल उपभोग, कुल रोजगार एवं कुल आय आदि का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट आर्थिक इकाइयों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। समष्टि अर्थशास्त्र समस्त अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। तो आपने देखा कि व्यष्टिगत और समष्टिगत अर्थशास्त्र किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। इनमें अंतर होने के बावजूद भी ये दोनों ही एक दूसरे पर पारस्परिक निर्भर हैं। पारस्परिक निर्भरता की अगर हम बात करें तो व्यष्टिगत अर्थशास्त्र समष्टिगत अर्थशास्त्र पर निर्भर है और कहीं ना कहीं समष्टिगत अर्थशास्त्र भी व्यष्टिगत अर्थशास्त्र पर निर्भर है। अगर हम बात करें कि किस प्रकार व्यष्टिगत अर्थशास्त्र समष्टिगत अर्थशास्त्र पर निर्भर है, तो हम देखते हैं कि व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत जब हम छोटे छोटे बिंदुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे कि उदाहरण स्वरूप हम रोजगार का एक सीमित क्षेत्र में अध्ययन करते हैं, या आय के रूप में हम प्रति व्यक्ति आय का अध्ययन करते हैं, या हम छोटी छोटी योजनाओं के निर्माण की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके मूल्यांकन के लिए, इनके विश्लेषण के लिए हमको समग्र की जरूरत पड़ती है। जैसे प्रति व्यक्ति आय के लिए हमको राष्ट्रीय आय पे एक नजर डालना हो, या रोजगार की स्थिति के लिए हम पूर्ण रोजगार की अवधारणा को पहले समझें, या हम छोटी छोटी योजनाओं के निर्माण के से पहले जो बड़ी योजनाएं हैं जिन्हें आर्थिक नियोजन के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है, उस पर हमको एक नजर डालनी होगी। इसी तरह जब इसके विपरीत पहलू की जब हम बात करते हैं, यानी कि हम कहते हैं कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो भी व्यष्टिगत अर्थशास्त्र पर निर्भर है, तो यहाँ हम देखते हैं कि उदाहरण स्वरूप मान लीजिए हमको पूर्ण रोजगार की बात करनी है, तो हम अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति क्या है इसका अध्ययन करें, या फिर हमें राष्ट्रीय आय की बात करनी है समग्र में, तो फिर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं व्यष्टिगत अर्थशास्त्र और समष्टिगत अर्थशास्त्र दोनों ही एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर हैं। अब अगर हम बात करें कि समष्टिगत अर्थशास्त्र किन अवधारणाओं पर आधारित है, इसके क्या आधारभूत अवधारणाएं हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कहता है कि उपभोग की वस्तुएं इसके अंतर्गत आनी चाहिए। यानी कि उपभोग की वस्तुओं को हम अगर अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर हम दो भागों में बांट सकते हैं, टिकाऊ वस्तुएं और गैर टिकाऊ वस्तुएं, जिसके बारे में हमने अर्थशास्त्र में पहले भी अध्ययन किया है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो टिकाऊ वस्तुएं होती हैं, जो काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं, जिनके बारे में हमने देखा कि जो महंगी वस्तुएं होती हैं, फर्नीचर होते हैं, उपकरण होते हैं, घर के साज सज्जा के सामान होते हैं, भवन निर्माण की सामग्रियाँ होती हैं, ऐसे बहुत सी हजारों वस्तुएं हैं जिन्हें हम टिकाऊ वस्तुओं के अंतर्गत शामिल करते हैं। गैर टिकाऊ वस्तुओं के अंतर्गत हम उन वस्तुओं को शामिल करते हैं जो हमारे दैनिक उपयोग की होती हैं, जिनका हम उपभोग करते हैं और वह समाप्त होती जाती हैं। तो चाहे वो टिकाऊ वस्तुओं की बात हो चाहे गैर टिकाऊ वस्तुओं की बात हो, दोनों ही उपभोग की वस्तुएं कहलाती हैं और दोनों ही समष्टिगत अर्थशास्त्र की अवधारणाओं के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। दूसरी हम देखें तो यहाँ हम देखते हैं कि उत्पादक वस्तुएं। उत्पादक वस्तुएं क्या है? इसके उत्पादक वस्तुओं के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं शामिल की जाती हैं जो एक फर्म के द्वारा उपभोक्ता वस्तुएं उत्पादित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। यानी कि कुछ ऐसे यंत्रों का, मशीनरी का प्रयोग का उत्पादन करते हैं जिनका प्रयोग पुनः निर्माण के लिए किया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो संयंत्र है, एक उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि बड़े बड़े प्लांट्स में उन छोटी छोटी मशीनरी का उत्पादन किया जा रहा है। इन छोटी छोटी मशीनरी के दोना पत्तल के निर्माण की ये मशीनरी है और इन मशीनरियों के द्वारा फिर से दोना पत्तल का निर्माण किया जाएगा। तो उपभोक्ता वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए
कुछ ऐसे वस्तुओं का उत्पादन किया जाए जो इसमें सहायक हो, तो उन वस्तुओं को यहाँ पर हम उत्पादक वस्तुओं के अंतर्गत शामिल करते हैं। अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से हम इनको दो भागों में बांटते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से दो प्रकार हैं। इन वस्तुओं के अंतर्गत हम देखते हैं कि मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, दूसरा अंतिम वस्तुएं हैं। इसके साथ ही हम आगे देखेंगे कि स्टॉक और प्रवाह के साथ साथ कुछ अन्य वस्तुओं को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर हम मध्यवर्ती वस्तुओं और अंतिम वस्तुओं का अध्ययन करेंगे। तो जब हम मध्यवर्ती वस्तुओं की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में दूसरी वस्तु या सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। यानी कि एक फर्म उसका उत्पादन करती है और उसका विक्रय जो होता है वो किसी दूसरी फर्म के द्वारा किया जाता है। जैसे एक फर्म जो है वो कच्चे माल के रूप में रेशों का उत्पादन करती है, जूट का उत्पादन करती है, या उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि कोई कपास का उत्पादन करता है, और दूसरी जो फर्म होती है उन जूट, कपास, इन रेशों से कुछ सूती वस्त्र या वस्त्रों का निर्माण करके फिर बेचती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में एक मध्यवर्ती स्थिति भी यहाँ हमको प्राप्त होती है। दूसरी जब हम बात करते हैं अंतिम वस्तुओं की, तो यहाँ पर उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जो पूर्ण रूप से तैयार कर दी जाती है उपभोक्ताओं के लिए। यानी कि वो उत्पादक से सीधे जो विक्रेता होते हैं उनके पास जाती है और विक्रेता डायरेक्ट उनको उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है। यहाँ पर इन वस्तुओं के बीच में किसी प्रकार के पुनर्निर्माण की या रूप परिवर्तन की कोई संभावना नहीं रहती। साथ ही इन अंतिम वस्तुओं के बारे में हम ये भी देखते हैं कि ये इस तरह से तैयार कर दी जाती है कि अंतिम रूप से उपभोक्ता जो है उसकी आवश्यकताओं को ये पूरी तरह संतुष्ट कर सके। और दूसरी एक बात हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि पुनः बिक्री जैसी स्थिति जो हम मध्यवर्ती वस्तुओं में देखते हैं, पुनः बिक्री के लिए तैयार की जाती है, वैसी कोई स्थिति जो है अंतिम वस्तुओं में इस तरह की कोई स्थिति नहीं बनती है। अब तीसरी जो बात आती है वो है स्टॉक और प्रवाह। स्टॉक, जैसे कि पहले भी आपने स्टॉक के बारे में जाना, एक निश्चित समय में, एक समय अवधि में जो जमा की गई जो वस्तुएं होती है, जो एक विक्रेता या उत्पादक के पास निर्मित वस्तुओं का जो एक संग्रह होता है, उसे हम स्टॉक कह सकते हैं। प्रवाह, लगभग स्टॉक और प्रवाह को हम एक ही रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन थोड़ा सा उससे भिन्न है। यानी कि अब प्रवाह के बारे में हम कह सकते हैं कि कोई निश्चित समय अवधि नहीं है, यानी इसकी निश्चित समय में या वर्ष के अंत में बचा हुआ है वो ही स्टॉक है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। किसी भी समय में इसकी माप की जा सकती है। दोनों में अंतर के आधार पर हम इसको और अधिक अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं स्टॉक और प्रवाह में क्या अंतर है। स्टॉक एवं प्रवाह चरों में अंतर। स्टॉक का अर्थ किसी एक विशेष समय बिंदु पर मापी जाने वाली आर्थिक चर की मात्रा है। प्रवाह का अर्थ एक आर्थिक चर की वह मात्रा है जिसे किसी समय अवधि के दौरान मापा जाता है। स्टॉक का कोई समय परिमाप नहीं होता। प्रवाह का समय परिमाप होता है, जैसे प्रति घंटा, प्रति माह, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष। स्टॉक एक स्थैतिक अवधारणा है, प्रवाह एक प्रावैगिक अवधारणा है। तो आपने देखा कि स्टॉक और प्रवाह दोनों किस तरह से एक दूसरे से भिन्न हैं। अब आइए देखते हैं इसका अगला चरण, यानी कि सकल विनियोग। सकल विनियोग भी एक समष्टिगत अर्थशास्त्र की अवधारणा पर आधारित है। इसके अंतर्गत उस सभी व्ययों को शामिल किया जाता है जो एक उत्पादकीय जो कार्य होते हैं उसमें जितनी भी धनराशि व्यय की जाती है वर्ष भर में, वो पूरी की पूरी धनराशि जो होती है वो सकल विनियोग कहलाती है। अब अगर यहाँ पर शुद्ध विनियोग की भी कैलकुलेशन की जाए, जैसे कि आगे के चैप्टर्स में हम इस तरह की कैलकुलेशन करेंगे, फिलहाल हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर इसके आधार पर हमको शुद्ध विनियोग की भी कैलकुलेशन करनी हो तो हम इसी सकल विनियोग में से मूल्यह्रास की राशि को घटा देंगे। अब अगर हम इसके अगले स्टेप यानी कि मूल्यह्रास की बात करें तो मूल्यह्रास क्या है, क्योंकि आप 12th के स्टूडेंट हैं और अकाउंटेंसी में बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा कि मूल्यह्रास क्या है। स्थायी संपत्तियों के मूल्य में होने वाली कमी किसी भी कारण से हो सकती है, बाजार में उसकी मांग घट गई हो या उस तरह की कोई नई वस्तु आ गई हो, या मुख्य रूप से घिसावट के कारण या पुरानी हो जाने के कारण किसी स्थायी संपत्ति के मूल्य में जो कमी आ जाती है वो कहलाती है मूल्यह्रास। तो इन बिंदुओं के आधार पर हमने देखी कि
समष्टिगत अर्थशास्त्र की आधारभूत अवधारणाएं क्या हैं? कुल मिलाकर इस अध्याय में हमने देखा कि व्यष्टिगत अर्थशास्त्र जो कि एक सीमित क्षेत्र को लिए हुए था, आर्थिक जो अर्थव्यवस्था के इकाइयों का वो छोटा छोटा यानी व्यष्टिगत रूप में अध्ययन कर रहा था। अब जब हम उसको समूहबद्ध कर दें, समग्र में जब हम उसका अध्ययन करने लगते हैं, तो वही जो अर्थशास्त्र होता है वो समग्र यानी कि समष्टिगत अर्थशास्त्र का रूप ले लेता है।